दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। ऐश्वर्या ने चंदन की घिनौनी मौत देखी तो वह छुपे अपराधी की तरह से अपने मन की शंका का समाधान पाने के लिए अगले दिन सवेरे ही डॉक्टर साहब के पास पहुंची और उसने भी अपना निरीक्षण करवाया। डॉक्टर साहब ने ऐश्वर्या का निरीक्षण किया तो निरीक्षण का परिणाम पाकर वे ऐश्वर्या की भोली सूरत को देखकर बहुत उदास हुए। इतनी कम उम्र में ऐसे नाजुक शरीर को मौत के पंजों में फंसा देखकर वह द्रवित हो उठे और उनकी यह हिम्मत न हुई कि वह ऐश्वर्या को सच्चाई से अवगत करा सके। वे अपने निरीक्षण कक्ष से निकले और उदास आंखों और कदमों से आकर ऐश्वर्या के सामने अपनी टेबल पर बैठ गए। सामने बैठी ऐश्वर्या ने डॉक्टर साहब को उदास देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने डॉक्टर साहब से डरते हुए परिणाम के बारे में पूछना चाहा तो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट उसके हाथ में पकड़ा दी। ऐश्वर्या ने ब्लड रिपोर्ट पढ़ी तो उसके पूरे तन में बिजलियां सी दौड़ गई और उसे पसीना सा छूट गया। उसकी आंखें फैल गई और उसका गोल मुंह लटक कर करेले जैसा बन गया था। उसने अपनी निराश पलकों को उठाकर डॉक्टर साहब की आंखों में झांककर कुछ आशा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब ने आंखों की भाषा में ही साफ मना कर दिया। ऐश्वर्या ने जब डॉक्टर साहब से निराशा पाई तो उसके घुटने टूट गए। वह उठकर अपने निराश कदमों से घर लौटी और आकर अपने कमरे में पड़ रही। उसने खाना भी न खाया। टंडन साहिबा ने जब जाकर उससे पूछा तो उसने कुछ न बताया और खुद ही अपनी करने की आग में जलती रही। मैं अपने बेड पर पड़ी थी और किसी पुराने जख्म की भांति अपनी आंखों से दर्द के आंसू बहे जा रही थी। आज उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा सा हो रहा था। उसने अपनी इस छोटी सी उम्र में अपनी नासमझी और स्वार्थ के कारण जो मौत पाई थी उसे पाकर वह घृणा से भर उठी थी। वह कभी इस करवट लेटती थी तो कभी इस करवट, लेकिन उसे नींद न आ रही थी। अपनी भयानक मौत के बारे में वह कांप उठी थी। उसने अपने आप को लाखों बार कोसा और अपनी आत्मा को बार बार धिक्कारा। उसने नारा को भी बहुत बद्दुआएं दी और सैकड़ों गालियां देकर कोसा, लेकिन अब कुछ न होने वाला था। अब तो लकड़ी आग के घेरे में जा चुकी थी। जलना तो उसे था ही। अगले दिन सुबह हुई तो ऐश्वर्या ने अपनी गाड़ी ली और लारा के पास चली। सफर के बाद जब लारा के बंगले पर पहुंची तो देखा लारा वहां नहीं थी। वह कहीं किसी क्लब में एड्स के खिलाफ प्रचार करने के लिए गई हुई थी। ऐश्वर्या ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसमें पड़कर लारा का इंतजार करने लगी। शाम का सूरज ढलते ढलते लारा आई तो ऐश्वर्या ने दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही ऐश्वर्या ने लारा को अपनी जली आंखों से देखा, लेकिन लारा की आंखों की दीनता से उसकी आंखों की ईर्ष्या गायब हो गई। ऐश्वर्या ने लारा की आंखों में देखा और लारा ने ऐश्वर्या की। दोनों ने आंखों ही आंखों में अपनी अपनी बदनसीबी को पढ़ लिया था। लारा टूटे कदमों से कमरे के अंदर आई और आकर सोफे पर बैठ गई। उसी के पीछे पीछे ऐश्वर्या भी आई और वह भी टूटे
कदमों से सोफे पर गिर पड़ी। उसने लारा को अपने सीने से लगा लिया और दोनों सखियां अपनी बदनसीबी पर जोर जोर से रोने लगी। वे काफी देर तक फूट फूट कर रोती रही, आज मानो वे अपने सारे पापों को अपने आंसुओं के रूप में बाहर निकाल देना चाहती हो। लेकिन अब पाप का रंग इतना कच्चा नहीं था कि वह आंसुओं के पानी से धुल जाता, बल्कि अब वह शरीर के कण कण में समा चुका था, जिसे शरीर से निकालना अब असंभव सा हो गया था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।